हेलो स्टूडेंट्स, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा वैद्युत आपका चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आज हम आपको कुछ और टॉपिक कराएंगे। आज इसका दूसरा लेक्चर है। आज जो टॉपिक होंगे उनमें सबसे पहले हम आपको स्थायी धारा, परिवर्ती धारा के बारे में बताएंगे। उसके पश्चात धारा घनत्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेंगे। और लास्ट में फिर हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बारे में आपको समझाएंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किससे? स्थायी धारा से। देखिए स्थायी धारा क्या होती है। स्थायी धारा बहुत आसान है स्थायी धारा को समझना। होता यह है कि यदि किसी चालक से प्रवाहित आवेश की दर अर्थात धारा का मान समय के साथ साथ नहीं बदलता है तो ऐसी धारा को स्थायी धारा कहा जाता है। ओके, धारा का मान भी नहीं बदलना चाहिए, धारा की दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, तब वो स्थायी धारा होगी। और परिवर्ती धारा बिल्कुल इसके उल्टी हो जाएगी, इसके अपोजिट बिल्कुल। तो कैसे लिखा जाएगा स्थायी धारा को? यदि किसी चालक से ये राइटिंग तो सही आ रही होगी। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो ऐसी धारा को स्थायी धारा कहते हैं। तो ऐसी धारा को भाई क्या कहते हैं? स्थायी धारा कहते हैं। तो इसका हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ से भी कुछ बातें समझ में आती हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप समय को ले लें, वाई एक्सिस पर आप धारा को ले लें। अब होना ये चाहिए कि समय के हर पॉइंट पर धारा का मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लिया ये 0 टाइम है या 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, ऐसे सेकंड आप ले सकते हैं। यहां पर मान लिया 5 एम्पीयर की धारा है, 2 सेकंड के बाद भी 5 एम्पीयर की धारा है, 4 सेकंड के बाद भी 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, 6 सेकंड के बाद भी 5 ही एम्पीयर की धारा बह रही है। तो आप एक जो ग्राफ बनाएंगे वो समय अक्ष के सापेक्ष एक समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा ये स्थायी धारा का ग्राफ कहलाएगा। ओके, समझे? क्योंकि समय बदलता जा रहा है लेकिन धारा समय के हर बिंदु पर धारा का मान समान है, तो ये स्थायी धारा हो गई। अब आते हैं हम परिवर्ती धारा पर। परिवर्ती धारा क्या होती है? बिल्कुल इसी से आप इसको बना लें कि भाई यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ साथ बदलती रहती है तो ऐसी धारा को परिवर्ती धारा कहते हैं। और परिवर्ती धारा का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? क्योंकि समय के बदलने के साथ हो सकता है कि धारा का मान बदल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ आपका इस तरह भी आ सकता है, ग्राफ आपका ऐसे भी आ सकता है और ग्राफ आपका कैसे भी आ सकता है, लेकिन बस एक सरल रेखा नहीं आ सकता। तो ये आपका परिवर्ती धारा होती है। एक प्रश्न बहुत उठता है कि क्या डीसी करंट यानी कि दिष्ट धारा एक स्थायी धारा है? तो देखिए दिष्ट धारा स्थायी धारा हो भी सकती है और दिष्ट धारा स्थायी धारा नहीं भी हो सकती है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिष्ट धारा में जो आपकी धारा होती है उसकी दिशा नहीं बदलती। ओके, एक ही दिशा में रहती है, बस उसका मान भी ना बदले तो भैया फिर वो आपकी स्थायी धारा हो जाएगी। क्लियर? और बाकी जो धारा के और रूप हैं जैसे प्रत्यावर्ती धारा है और आपका दिष्ट धारा तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर है, वहां आपको ये डीप में समझाया जाएगा, अच्छी तरीके से आपको उसको समझाया जाएगा। तो आपने स्थायी धारा और परिवर्ती धारा को आपने समझा।
अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो है भाई धारा घनत्व। अब हम आपको धारा घनत्व के बारे में बताते हैं कि क्या होता है धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी। धारा घनत्व हम लेते हैं। धारा घनत्व में बहुत आसान है धारा घनत्व। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद करेंगे। किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर तल के लंबवत, तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के किसी बिंदु पर तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। ओके। अब जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व के बारे में एक बात पहले आप बहुत ध्यान से समझिए कि जो धारा घनत्व है ये आपकी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ये तो मैंने परिभाषा लिख दी पहले, अब आप पहले समझ लीजिए। धारा घनत्व एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। किसी चालक के अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन चालक के हर बिंदु पर धारा का मान सदा समान होता है। इस बात को आप याद रखिए। इसीलिए फिजिक्स में धारा से ज्यादा धारा घनत्व को महत्ता दी जाती है। अब जो धारा घनत्व है, ये जो धारा घनत्व है ये उस बिंदु पर धारा घनत्व है जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं। इसकी बात समझ में आई आपके? अब इसका सूत्र कैसे इसका निकाला जाएगा? जैसे भाई ये आपका कोई चालक है और इस चालक में हम एक अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अनुप्रस्थ परिच्छेद लें, आप किसी भी तरह का परिच्छेद ले सकते हैं। माना आपने एक अनुप्रस्थ परिच्छेद लिया और अगर इस परिच्छेद के हर बिंदु पर धारा घनत्व का मान समान है तो उस स्थिति में धारा घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है यह मैं आपको समझाता हूं। माना इसका क्षेत्रफल A है और यहां पर वाहित धारा का मान I है। ओके। क्योंकि धारा घनत्व होता क्या है? धारा घनत्व किसी बिंदु का होता है। हर बिंदु पर धारा घनत्व अलग अलग हो सकता है। हमने यहां फिलहाल यह माना है कि इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में हर बिंदु पर धारा घनत्व समान है। तो इस स्थिति में धारा घनत्व जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, उस J को हम आराम से निकाल सकते हैं और उस J की वैल्यू आ जाएगी J = I/A। अगर आप कुल क्षेत्रफल A से धारा के मान को भाग करेंगे तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा निकल जाएगी, जिसे हम धारा घनत्व कहेंगे। एक दूसरी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति यह आती है कि अगर ये जो आपका परिच्छेद है ये परिच्छेद धारा के लंबवत ना हो। यहां तो धारा के लंबवत था, ये जो परिच्छेद है ये धारा के लंबवत ना हो करके परिच्छेद आपका कुछ इस तरीके से है। अब इसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व कैसे ज्ञात किया जाएगा? धारा तो वही बह रही है I। अब धारा घनत्व को ज्ञात करने के लिए हमें इसके घटक करने पड़ेंगे और हमें इसका लंबवत घटक निकालना पड़ेगा। ये A है और माना भाई इन दोनों के बीच का कोण अगर हम थीटा मान लें तो इस स्थिति में इस लंबवत घटक का मान A cos थीटा आ जाएगा। अब हम इस सूत्र में A के स्थान पर A cos थीटा लेंगे, क्योंकि हमें तो हर हाल में क्षेत्रफल वो लेना है जो कि धारा के लंबवत हो। तो इसको कैसे लिखा जाएगा?
यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल, यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A धारा के लंबवत ना हो, धारा के लंबवत ना हो, तो इसका यानी कि किसका, परिच्छेद क्षेत्रफल का, तो इसका लंबवत घटक, लंबवत घटक a cos थीटा लिया जाता है, a cos थीटा लिया जाता है। क्लियर? कब लिया जाएगा? यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल जो है आपका ये धारा के लंबवत नहीं है, तो उस स्थिति में हम उसका लंबवत घटक a cos थीटा लेंगे और तब धारा घनत्व J इक्वल टू आपका I अपॉन a cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात, इसमें मात्रक पूछा जाता है भाई इसका। अच्छा, इसमें आगे और चलते हैं। यहां से आप I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा कह सकते हैं, और ये आता है सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको I इज इक्वल टू जे डॉट ए ऐसे लिखेंगे। तो इससे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई क्या आपका जो आपका धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है? तो इसका आंसर बहुत आसान है कि धारा घनत्व कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। जबकि धारा के बारे में आप जानते हैं कि धारा एक अदिश राशि होती है, ओके, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा भी है। परिच्छेद के किसी भी बिंदु पर जो धनावेश की दिशा है वो दिशा धारा घनत्व की दिशा होती है। तो कोई पूछे आपको कि भाई धारा घनत्व की दिशा क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि परिच्छेद के किसी भी बिंदु पर जो धनावेश की दिशा है, धारा घनत्व को धनावेश की दिशा मानते हैं, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की दिशा को नहीं मानते, ओके। क्योंकि अगर धारा इधर बह रही है तो धारा के बहने को हम परंपरा में धनावेश के बहने से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो धारा के बहने के विपरीत दिशा में बहते हैं। ये आप थोड़ा सा आपको मालूम है ये सारी बातें, और मालूम होनी भी चाहिए। धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है, ओके। अब क्या आएगा भाई इसमें? मात्रक आ जाएगा, और क्या आएगा, ओके। मात्रक इसका क्या होगा, यहां से ले लें आप तो एम्पियर पर मीटर उसका मात्रक हो जाएगा। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका विमेय सूत्र आपका बन जाएगा। विमेय सूत्र क्या बनेगा भाई? एम्पियर के लिए आप A और मीटर स्क्वायर, और इसके लिए आप L स्क्वायर आप यूज कर लीजिए। तो यहां से ये AL-2 या ये आपका इसका विमेय सूत्र आ जाएगा, ओके। आपकी समझ में आ गया ये? यहां मैंने एक बात आपको बताई थी कि भाई अगर इसके हर बिंदु पर धारा घनत्व समान है तब हम ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं। केवल आपके समझने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा हमारे पास, अब मैं आपको जो समझा रहा हूं ये हमारे पास इससे संबंधित ज्यादा काम फिलहाल इंटर क्लासेस में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर माना इसके हर बिंदु पर धारा घनत्व अलग है तब हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम अनुप्रस्थ परिच्छेद में एक बिंदु लेते हैं और उसका बाहर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। इस छोटे से क्षेत्रफल से बहने वाली धारा भी सूक्ष्म होती है। तब अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल को dA से प्रदर्शित करें तो इससे बहने वाली धारा को हम di कह सकते हैं। तब धारा घनत्व J इक्वल टू di अपॉन dA से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हमें इसकी दिशा भी बतानी हो तो दिशा बताने के लिए फिर हम J इक्वल टू di अपॉन dA, और वहां पर दिशा के लिए एक सदिश निरूपण के लिए जो संकेत प्रदर्शित किया जाता है एन के ऊपर कैप लगा करके, उससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका फिर सदिश निरूपण हो जाएगा। ये इसका अदिश निरूपण था धारा का,
ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। कब? जबकि परिच्छेद के हर बिंदु पर धारा का मान अलग अलग हो। तो अब आप धारा घनत्व की अवधारणा को पूरी रूप से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जो है आपका अनुगमन वेग। आप इसको उतारिए तब तक और फिर करते हैं अनुगमन वेग। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज का नया टॉपिक करते हैं अनुगमन वेग। बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैं आज आपको केवल अनुगमन वेग की अभिधारणा समझाऊंगा। इसका जो सूत्र है वो हम, इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की स्थापना, वहां हम इसको करेंगे। सूत्र को हम वहां कर लेंगे, अभिधारणा आपको आज समझनी है, परिभाषा आपको इसकी आज समझनी है। देखिए ऐसा है, जो आपका, इससे पहले कि मैं आपको अनुगमन वेग समझाऊं, मैं आपको समझाता हूं कि भाई किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं। इतना तो आप जानते हैं कि जैसे कोई चालक है तो चालक में बहुत सारे परमाणु होंगे। भाई ये तांबे का चालक है, चांदी का चालक है, कोई धातु चालक मान लो। परमाणुओं में नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है, बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें ऋणावेश होते हैं, और धन आवेश और ऋणावेश एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। इसलिए हर परमाणु उदासीन होता है। यह आप बहुत पहले से समझते आ रहे हैं। इसके आगे की कहानी यह है कि भाई ताप विक्षोभ की वजह से, उसमें विक्षोभ की वजह से, अर्थात ये चालक मान लिया कहीं बाहर रखा हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं ऊर्जा पाकर के, और फिर वो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर यहां पर परमाणुओं के बीच का जो खाली स्थान है, जिसे आप अंतरा परमाणिक स्थान कहते हैं, वहां पर इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो अंतरा परमाणिक स्थान पर घूमते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब एक बार मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए, उसके बाद तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते करते परमाणुओं से टकराते हैं। उस प्रक्रिया में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं। और तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्पन्न होना तो आपने समझा। कितने होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब से लेकर के 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब तक हो सकती है। अलग अलग धातु चालक में या अलग अलग चालक में ये वैरी करता है कि भाई किसमें कितनी है। ओके, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत है। तो चलिए यहां तो हम पहुंच गए कि भाई चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रैंडमली मोशन करते हैं किसी चालक के अंदर। यह आज हमें समझना है। देखिए, जैसे ये एक आइसोलेटेड चालक है। आइसोलेटेड यानी कि पृथक्कृत, इसका मतलब है इसका संबंध हमने किसी बैटरी से या किसी विभवांतर के सोर्स से नहीं किया है। अगर हमने इसका संबंध किसी बैटरी से नहीं किया है तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वो वैद्युत क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा? 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी 0। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब जब वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 हो गई तो भाई तब आपको मालूम है कि अगर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने की वजह से आवेशित कणों पर बल लगता है, जिसे कहता है वैद्युत बल। वैद्युत बल की दिशा धन आवेशों पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, ऐसा आपको मालूम है। परंतु यहां तो वैद्युत क्षेत्र 0 है, कोई धन ऋण का मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला है नहीं। तो इस स्थिति में यहां पर जो वैद्युत बल होगा वो भी आपका 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र 0 तो वैद्युत बल 0। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहां वहां यदृच्छा इधर उधर गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल नहीं लगेगा। तो अब अगर इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल नहीं लगेगा
तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अब रुके हुए हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे हैं? क्या इनमें कोई गति नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन इलेक्ट्रॉनों में गति है, बहुत ज़्यादा है। वो गति किस वजह से है? अभी आपको समझाया था मैंने कि भाई बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर की वजह से तापीय विक्षोभ, थर्मल एजिटेशन उत्पन्न होता है। ओके, और उस तापीय विक्षोभ या उष्ण विक्षोभ के कारण से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक गति प्राप्त करते हैं और उनकी गति कम नहीं होती। इनकी गति 10⁵ मीटर प्रति सेकंड तक होती है, के इक्विवेलेंट होती है। तो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के बराबर गति ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस गति से ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, और घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन इसी धातु चालक में उपस्थित आयनों से टकराते रहते हैं। अब आयन, ये आयन कौन हुए भाई? अरे जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे वो आयन बन गए। ये उन्हीं आयनों से टकराते रहते हैं और टकराने के बाद इनका वेग भी बदलता है और साथ ही साथ इनकी दिशा भी बदलती है। ओके, तो अब माना ऐसे हम बहुत सारे अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लें, एक का वेग u1 है, दूसरे का वेग u2 है, तीसरे का वेग u3 है इलेक्ट्रॉन का, और चौथे का वेग u4 है इलेक्ट्रॉन का। तो अब इन सब इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग कितना आएगा, ये एक निकालने की बात है। यदि भाई n इलेक्ट्रॉन जो है ये क्रमश है u1, u2, u3 un वेग से गतिमान है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जिसे आप u से रिप्रेजेंट करें, उसकी वैल्यू आ जाएगी u1 प्लस u2 प्लस u3 un और होल अपॉन n, इनकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये औसत वेग, ये जो औसत तापीय वेग है, ये होगा कितना? देखिए हो क्या रहा है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर भाग रहा है, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उल्टी दिशा में -5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही भाग रहा है। तो क्योंकि हम वेग काउंट कर रहे हैं, वेग एक सदिश राशि है, तो एक दिशा वाले वेग को अगर हम +5 से रिप्रेजेंट करेंगे तो विपरीत दिशा वाले वेग को -5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे करके क्या होगा, अगर ये 5 है और इसे -5 मान लें तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ऐसे ही अन्य वेग भी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और इस तरह से जो औसत वेग आता है, औसत तापीय वेग, वो औसत तापीय वेग आपका, इनका क्या आता है? शून्य आता है। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल इसमें समझने वाली कोई इतनी कठिन बात नहीं है। ओके, तो एक बात समझिए आपने कि भाई औसत तापीय वेग 0 होता है। एक बात और समझने की है, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इस आइसोलेटेड, इस पृथक्कृत, इस अलग रखे चालक में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो क्या धारा भी बह रही है? भाई ये बहुत सिंपल सी बात है। एक सरिया आपके घर के बाहर रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है, चलो मान लिया, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अरे कहीं भी रख लीजिए आप, धूप में क्यों रखें, आप कमरे के अंदर रखिए, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो क्या आप जब उसे छुएंगे तो आपको करंट लगेगा? ऐसा नहीं लगता ना, यानी कि उसमें धारा नहीं बह रही है। तो धारा क्यों नहीं बहती? जबकि इलेक्ट्रॉन तो बह रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके पश्चात भी धारा क्यों नहीं बहती? धारा इसलिए नहीं बहती क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ बह रहे हैं, लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बह रहे होते हैं। और इस प्रकार से
इनके जो इनसे बहने वाली जो नेट धारा होती है वो नेट धारा शून्य हो जाती है, अर्थात उसमें धारा नहीं बहती। ओके, धारा इतनी नहीं बहती कि आपको थोड़ा सा भी आभास हो जाए कि भाई धारा बह रही है, इसलिए उसे कहते हैं कि भाई नेट धारा शून्य है। ओके, अब अगर मान लिया हम इस चालक को किसी किसी विभवांतर के सोर्स से जोड़ दें तो फिर क्या होगा, इसकी कहानी आगे सुनिए आप। अब हमने इसी को, ये आपका एक चालक था, हमने इस चालक को एक विभवांतर के सोर्स से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ दिया तो इसके अंदर विभवांतर स्थापित हुआ, या ये हायर पोटेंशियल में आ गया, ये लोअर पोटेंशियल में आ गया, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। मान लिया वो विद्युत क्षेत्र ये है, उसकी वजह से एक वैद्युत बल भी उत्पन्न हो गया। अब ये जो वैद्युत बल है ये इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कहाँ होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन तो हरी दिशा में होंगे, लेकिन ये माइनस से जोड़ा है तो चलो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मान लीजिएगा। इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस तरफ एक बल लगेगा। ओके, अब उस बल लगने से क्या होगा, जब बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, ये इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर, इन पर एक बल लगा। बल लगने से इन इलेक्ट्रॉनों पर एक त्वरण उत्पन्न होगा और ये इलेक्ट्रॉन अब त्वरित होकर के वैद्युत बल की दिशा में आगे की तरफ गति करते हैं। थोड़ा इसकी गति के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये वैद्युत बल की दिशा में आगे की तरफ गति करते हैं, लेकिन यहाँ अर्थात यहाँ पर ये अगर ये y है, ये x है, तो y से x की ओर गति करते हैं। लेकिन क्या इनकी गति अब बिल्कुल निर्बाध होती है, क्या इनकी गति में अब कोई रुकावट नहीं आती, ऐसा नहीं है। वैद्युत बल के कारण इनका वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ धनायन है हर जगह और धनायन से इनकी टक्कर होती रहती है। इनकी टक्कर होने की वजह से इनकी दिशा और इनके वेग का परिमाण बदलता रहता है। लेकिन उसके बाद भी ये इस वैद्युत बल के कारण लगे हुए त्वरण के कारण एक वेग प्राप्त करते हैं वैद्युत बल की विपरीत दिशा में, जिस वेग का मान 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। ये जो 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड है के इक्विवेलेंट जो वेग है, यही वेग इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर हुआ? इसमें एक बात और समझने की बात है कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ता नहीं है। बढ़ता इसलिए नहीं है त्वरण की वजह से, भाई बल लग रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो त्वरण से तो बल लगातार बढ़ता, वेग लगातार बढ़ते रहना चाहिए और खूब हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकी लगातार आयनों से टक्कर होती रहती है। टक्कर के बाद इनका वेग शून्य होता है और शून्य होने के बाद पुनः इनका वेग बढ़ना शुरू होता है, और जब तक वेग बढ़ता है तब तक फिर टक्कर हो जाती है, फिर वेग शून्य हो जाता है। प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड का एक औसत वेग प्राप्त करते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये आप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एक बात मैं आपको और बस शॉर्ट में एक बात बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुन लीजिए, और कोई ज़्यादा मुझे आपको नहीं बताना है, बस उसके बाद मैं इसकी परिभाषा लिख दूंगा। मैं आपको एक, जो मैंने आपको समझाया इससे एक अलग हट करके आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखिए होता वास्तव में क्या है, ये बुक्स में नहीं है इसलिए थोड़ा लास्ट में बता रहा हूँ। ये जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते करते जब ये आयन से टकराते हैं तो आयन इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ओके, ये उसमें अवशोषित हो जाते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि जब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अवशोषित हो गए तो अब तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है, अवशोषित तो होते हैं, लेकिन तापीय विक्षोभ तो अभी भी बरकरार है। वातावरण का टेम्परेचर अभी भी है, या किसी अन्य वजह से तापीय विक्षोभ अभी भी है।
तो उसी विक्षोभ की वजह से इन सब परमाणुओं से उसी समय मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते भी रहते हैं और निकल करके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी और दिशा में किसी और वेग से गति करते रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्रारंभ में इनका वेग शून्य होता है और आहिस्ते आहिस्ते क्योंकि वैद्युत बल लगा हुआ है, त्वरण लगा हुआ है, इनका वेग बढ़ता है और वेग बढ़ता है। जब तक इनका वेग एक कुछ बढ़ता है तब तक इनकी दूसरी जगह किसी और आयन से टक्कर हो जाती है, पुनः वहां अवशोषित हो जाते हैं, वहां से कोई और इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसका वेग भी प्रारंभ में शून्य होता है, फिर वो भी वेग प्राप्त करता है। इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। एक तो आप ये समझिए कि होता तो वास्तव में ऐसा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वेग प्राप्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से गति कर रहे हैं, माना पहले ये आपके वैद्युत क्षेत्र लगाने से पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं, तो जब वैद्युत क्षेत्र लगा, वैद्युत बल लगा, माना वैद्युत बल की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस तरफ है, y से x की ओर, तो उस वैद्युत बल के प्रभाव के कारण जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की वेग की दिशा पहले ये थी, तो इसकी वेग की दिशा ये हो जाती है। इसकी वेग की दिशा ये थी, तो इस बल के प्रभाव से इसकी दिशा ये हो जाती है, इस तरफ y से x की ओर। इसकी वेग की दिशा ये थी, तो इसकी दिशा ये हो जाती है। यानी कि हर मुक्त इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर जाता है अपने प्रारंभ की स्थिति से। देखिए सब ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं और एक औसत वेग प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो अंत में अब हम इसकी एक परिभाषा लिख देंगे और उसके बाद इसे खत्म करेंगे कि अनुगमन वेग की परिभाषा क्या बनी कि भाई किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैसे लगाया, बैटरी से विभवांतर लगाने पर, दिख रहा है आपको, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से एक दिशा में गति करते हैं, गति करने लगते हैं। इस नियत औसत एक दिशा यानी कि एक दिशा वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग को किससे करते हैं रिप्रेजेंट, v सफिक्स में d, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कहते हैं। ये इसकी भाई परिभाषा हो गई। मैंने आपको अनुगमन वेग की अभिधारणा समझाई, इसका डेरिवेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इसको कब करेंगे। ओके, ये आपका टॉपिक समाप्त होता है आज का। ओके बाय।